जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग बघेलखंड डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। कल हम लोगों ने वेंकट रमन तक पढ़ लिया था। ठीक, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गुलाब सिंह के बारे में। ठीक, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं गुलाब सिंह के बारे में। तो हम देखते हैं। देखिए, इन 1922 Gulab Singh returned to Rewa after completing his education from Delhi College, Indore. Maharaja Gulab Singh's direct rule 1922 to 1946 began. देखिए 1922 ईस्वी में मैंने आपको बताया था वेंकट रमन जी का जो रोल था, वेंकट रमन का, वो 1918 तक था। लेकिन 1918 से लेकर के 22 तक रीजेंसी पीरियड चला था जिसमें अंग्रेजों ने अपना शासन चलाया था। उसके बाद जब गुलाब सिंह वयस्क हुए, ठीक है, उन्होंने रीवा से उन्होंने दिल्ली कॉलेज इंदौर से अपनी शिक्षा को पूरा किया। उसके बाद जब रीवा वापस लौटे तो 1922 से गुलाब सिंह का जो है शासन शुरू हुआ। As soon as he entered married life on 31st October 1922, the British government handed over the rule of Rewa state to Maharaja Gulab Singh. देखिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश हेतु होते ही 31 अक्टूबर 1922 को ब्रिटिश सरकार ने रीवा राज्य का शासन महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। ठीक है, मतलब अब रीवा का राज्य का शासन किसको मिल गया? महाराजा गुलाब सिंह। He formed a committee to run the government smoothly, in which an Englishman named Colvin was appointed as advisor, Pandit Janki Prasad Chaturvedi as state secretary, यशवंत सिंह ताला as private secretary, रामपाल सिंह कत्था as personal secretary and बलवंत सिंह as military secretary. देखिए, इन्होंने क्या किया? शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए इन्होंने एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, इसमें अंग्रेजों के एक सलाहकार कॉल्बिन नाम के, उनको सलाहकार बनाया गया। पंडित जानकी प्रसाद चतुर्वेदी को राज्य सचिव बनाया गया, स्टेट सेक्रेटरी। यशवंत सिंह ताला को निजी सचिव बनाया गया, प्राइवेट सेक्रेटरी। रामपाल सिंह की अगर हम बात करें तो इनको बनाया गया व्यक्तिगत सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी। और बलवंत सिंह को बनाया गया सैन्य सचिव, मिलिट्री सेक्रेटरी। एक, तो इन्होंने सरकार चलाने के लिए क्या बनाई? एक कमिटी बनाई। इसके बाद बात करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट were kept under the authority of each officer of this committee. Apart from this, a committee of 4 commissioners was formed for the management of the justice and the revenue department. देखिए, इस कमेटी के प्रत्येक पदाधिकारी, मतलब जो भी इस कमेटी के पदाधिकारी थे, वो राज्य के विभिन्न विभिन्न विभागों के क्या रखे थे? इंचार्ज बनाए गए थे या अधिकार दिए गए थे उनको। ठीक है, अथॉरिटी दी गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने की। इसके अतिरिक्त न्याय एवं जस्टिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, न्याय एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जस्टिस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए इन्होंने 4 आयुक्तों की एक समिति बनाई गई। मतलब 4 कमिश्नर्स की एक कमेटी बनाई गई जो जस्टिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, गुलाब सिंह मेड radical changes in the administrative structure and made various reforms to make Rewa state an ideal state by considering public interest as paramount. देखिए, गुलाब सिंह ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करके जनहित को, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को, जनहित को सर्वोपरि मानकर रीवा राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए विभिन्न सुधार किए थे। मतलब रीवा स्टेट को एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए गुलाब सिंह ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, और किस चीज को कंसीडर करके? पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं महाराजा गुलाब सिंह के क्या क्या सुधार रहे। ठीक, तो महाराजा गुलाब सिंह के सुधारों की बात करें तो सबसे पहले आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधारों में क्या रहा? गुलाब सिंह कंट्रोल्ड wasteful expenditure and adopted the policy of frugality for the prosperity of the treasury. देखिए, गुलाब सिंह ने फिजूल खर्ची को नियंत्रण करने के लिए राजकोष को समृद्धि के लिए मितव्ययिता की नीति अपनाई, फ्रूगैलिटी की नीति को अपनाया। फ्रूगैलिटी मतलब बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा नहीं करना है। ठीक है, मतलब पैसे थोड़े से बचाने हैं, मतलब जहां बचाए जा सकते हैं वहां पैसा बचाया जाए। ठीक है, जो फालतू का खर्चा हो रहा है वो खर्चा ना हो। ठीक है, जिससे राजकोष की समृद्धि हो सके। इसके बाद बात करें, इन 1935
कृषि फार्म was established to tell the farmers the method of farming, use of good seeds, fertilizers and methods of animal husbandry. देखिए 1935 में किसानों को खेती करने की विधि, मतलब उसका मेथड ऑफ फार्मिंग, मतलब किसानों को खेती कैसे करनी चाहिए वो, इसके अलावा उत्तम बीज, गुड सीड्स, खाद, फर्टिलाइजर्स, और इसके अलावा आपके जो पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री, इसके तौर तरीके को बताने के लिए एक कृषि फार्म बनाया गया 1935 में, जो किसानों को ये सारी बातें बताएगा। इसके बाद बात करें, इन 1939 irrigation facilities were developed by constructing dams like Lilji Dam and many other ponds so that agriculture production could increase. देखिए 1939 में लिलजी बांध बनवाया गया, लिलजी जैसे बांध बनवाए गए, ठीक है, और इन बांधों का और तालाबों का या पोखरों का, तालाब पॉन्ड्स का निर्माण करने के लिए, ताकि सिंचाई की सुविधाओं को विकसित किया जाए, इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसके लिए 1939 में क्या किया गया है, सिंचाई की सुविधाएं दी गई, डैम बनाए गए, पॉन्ड्स बनाए गए, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। इसके बाद बात करें, इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर आल्सो एनकरेज्ड बाय गुलाब सिंह। देखिए गुलाब सिंह के समय पर उद्योग और धंधों और व्यापार, मतलब उद्योग और व्यापार, इंडस्ट्री और ट्रेड, इनको भी क्या किया गया, बहुत सारा प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद बात करें, ही मेड इंप्रूवमेंट्स इन द कस्टम एंड एक्साइज एक्ट एंड एस्टैब्लिश न्यू मार्केट एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द स्टेट। देखिए इन्होंने क्या किया, कस्टम और एक्साइज एक्ट में सुधार किए और राज्य के प्रमुख स्थानों पर नए बाजारों को स्थापित किया, न्यू मार्केट्स बनाए। देखिए कस्टम और एक्साइज एक्ट को इंप्रूवमेंट तो किया ही, साथ ही साथ इन्होंने नए मार्केट्स बनाए एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। एज अ रिजल्ट इन विच अप्रैल 1940 श्री बघेलखंड फ्लोर मिल, फ्लावर नहीं है ये, फ्लोर मिल है, आटे की चक्की, फ्लोर मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सतना। देखिए बघेलखंड इन्होंने क्या बनवाई, फ्लोर मिल, ठीक है, बघेलखंड फ्लोर मिल की स्थापना कराई गई सतना में अप्रैल 1940 में। इसके बाद बात करें, थस द इनकम ऑफ द स्टेट इंक्रीज्ड ड्यू टू ऑल दीज वर्क्स। देखिए इसी प्रकार इन सभी कार्यों से राज्य की जो आय थी उसमें वृद्धि हुई, ठीक है, मतलब इन्होंने कृषकों के लिए कृषि फार्म बनाया, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके उसके लिए सिंचाई की सुविधा करवाई गई, डैम वगैरह बनवाए गए, कस्टम और एक्साइज एक्ट को इम्प्रूव किया गया, नए नए मार्केट खोले गए, फ्लोर मिल बनवाई गई, ठीक। इसके अलावा बात करें, द ट्रेडिशन ऑफ लोन वाज आल्सो स्टार्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। फॉर दिस बैंक ऑफ बघेलखंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन रीवा इन 1934, whose branches were opened in all the तहसील हेडक्वार्टर्स एंड मेन मार्केट्स। देखिए इन्होंने लोन की सुविधा कृषि में और व्यापार में, लोन की सुविधा लोगों को मिल सके, क्योंकि देखिए हर किसी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन अगर सरकार क्या करे, कुछ लोन प्रोवाइड कर दे तो क्या है, काम हो सकता है। तो कृषकों के लिए और व्यापारियों के लिए लोन बांटने के लिए इन्होंने बैंक ऑफ बघेलखंड खोला 1934 में। मतलब आप सोचिए, इस व्यक्ति की सोच आप देखिए, इन्होंने बैंक को खोला और सारे तहसील हेडक्वार्टर्स में उसकी ब्रांच खोली ताकि लोगों को कर मिल सके, लोन मिल सके, ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, ट्रेड का डेवलपमेंट हो। भाई पैसा होगा, आप ऋण दे देंगे किसी को, वो पैसे से कुछ ना कुछ व्यापार होगा, उससे आमदनी होगी और उससे राज्य का क्या बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, आज भी यही होता है, ठीक। तो उन्होंने भी यही शुरू किया कि लोन का ट्रेडिशन शुरू किया, बैंक ऑफ बघेलखंड इन्होंने खोला, स्टैब्लिश किया 1934, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो गुलाब सिंह ने किए, कृषि फार्म खोला, इरिगेशन फैसिलिटीज करी, बघेलखंड फ्लोर मिल को खोला, बैंक खोला, ताकि स्टेट की इनकम को इंक्रीज किया जा सके। इसके बाद बात करें, अगला था एजुकेशनल रिफॉर्म्स। देखिए अब शैक्षणिक सुधार क्या क्या किए। इन 1926 he shifted the center of Hindi medium examination from प्रयाग to सतना। देखिए 1926 में इन्होंने हिंदी मीडियम की परीक्षा का केंद्र
जो पहले प्रयाग हुआ करता था उसको शिफ्ट करके क्या कर दिया, सतना बना दिया 1926 में। इसके बाद बात करें इन 1932 द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वाज अपॉइंटेड। 1932 में शिक्षा संचालक की नियुक्ति की गई, मतलब जिसके अंडर में शिक्षा जो है वो काम करे। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वाज अपॉइंटेड इन 1932। By establishing the Education Board in Rewa in 1934, the education system of the state was separated from the Uttar Pradesh Board and affiliated to it. देखिए इन्होंने क्या किया, एक अलग ही बोर्ड बनाया, शिक्षा बोर्ड। कहां बनवाया, रीवा में 1934 में। और जो पहले इनका उत्तर प्रदेश बोर्ड के साथ जो इनका एफिलिएशन था, तो उसको खत्म करते हुए एक अलग से बोर्ड बना दिया गया रीवा में 1934। ठीक, तो आपको याद रखना है एजुकेशन बोर्ड बनाया गया इन 1934। इसके बाद बात करें इन द सेम ईयर सेपरेट टेक्स्ट बुक्स वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एंड रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन सिस्टम वर मेड। देखिए उसी साल, इसी वर्ष में प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल स्तर की जो भी पाठ्य पुस्तकें थी, ठीक है, उसको सेपरेट किया गया, ठीक है, निर्धारित की गई। तथा परीक्षा प्रणाली, जो एग्जामिनेशन सिस्टम के जो रूल्स होते हैं वो भी क्या किए गए, बनाए गए। इसके बाद बात करें इन द सेम ईयर सुदर्शन कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय वाज ओपनड इन रीवा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। अब देखिए महिलाओं को, ठीक है, स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने उसी साल सुदर्शन कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय खोला गया। कहा, रीवा में। ठीक है, ये सारे शैक्षणिक काम थे जो इन्होंने किए। इसके बाद बात करें इन 1936 द 5-year एजुकेशन प्लान वाज मेड अंडर विच इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैड द फैसिलिटी टू गो आउटसाइड फॉर स्टडीज। देखिए 1936 ईस्वी में पंचवर्षीय शिक्षा योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत जो भी इच्छुक विद्यार्थी थे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थे, उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने की सुविधा दी गई। ठीक है, मतलब दोज हु आर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गो आउटसाइड टू स्टडी। ठीक है, ये इसके लिए 5-year एजुकेशन प्लान बनाया गया। इसके बाद बात करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड इंग्लिश एजुकेशन, संस्कृत महाविद्यालय was established in लक्ष्मण बाग रीवा in 1937 and an English school named शिक्षा मंदिर was established in 1938 respectively। देखिए संस्कृत और अंग्रेजी, इन दोनों शिक्षा के विकास के लिए 1937 में लक्ष्मण बाग रीवा में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, संस्कृत महाविद्यालय खोला गया। किस नाम से, लक्ष्मण बाग से 37 में। और एक अंग्रेजी स्कूल, इंग्लिश स्कूल खोला गया शिक्षा मंदिर के नाम से 1938 में। तो संस्कृत और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक तो संस्कृत महाविद्यालय खोला गया लक्ष्मण बाग रीवा में, और एक इंग्लिश स्कूल खोला गया शिक्षा मंदिर। इसके बाद बात करें फाइनेंशियल ग्रांट्स वर आल्सो गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एज एन इंसेंटिव टू संस्कृत स्टूडेंट्स। देखिए संस्कृत के जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनको प्रोत्साहन के बतौर राजकीय कोष से आर्थिक अनुदान भी दिया गया था। ठीक है, मतलब राजकीय कोष मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनको इंसेंटिव दिए गए, फाइनेंशियल ग्रांट्स। इसके अलावा इन 1937 उच्चतर विद्यालय रीवा गॉट द स्टेटस ऑफ दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज which was upgraded to दरबार डिग्री कॉलेज in 1944। देखिए 1937 में, ठीक है, जो उच्चतर विद्यालय रीवा जो बनाया गया था उसको किसका वो मिल गया था, दर्जा मिल गया था, दरबार इंटरमीडिएट को, दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा मिल गया था, जिसको बाद में अपग्रेड करके क्या कर दिया गया, दरबार डिग्री कॉलेज इन 1944। इसके बाद बात करें इन द सेम ईयर द सेकेंडरी स्कूल शहडोल वाज नेम्ड एज रघुराज उच्चतर विद्यालय। ठीक है, इसी साल में जो एक माध्यमिक विद्यालय था शहडोल को रघुराज उच्चतर विद्यालय का नाम दिया गया, रघुराज उच्चतर विद्यालय शहडोल में। Apart from these, attentions were also paid for to the training of teachers, technical education and adult education। देखिए इसके अतिरिक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा मतलब अडल्ट एजुकेशन को ये और भी ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, मतलब टीचर्स को भी क्या देने जाने लगी, ट्रेनिंग देने लगी।
In 1935, all educational institutions were opened for the Dalit class, and further in 1944, Garib Chatra Hitkarni Kosh was also established for scholarship for poor students. देखिए 1935 में दलित वर्ग के छात्रों को सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया उनके लिए। ठीक है, मतलब जो दलित क्लास के लिए पहले शिक्षा के द्वार बंद थे उनको खोला गया 1935 में। इसके अलावा गरीब छात्र हितकारणी कोष, गरीब छात्र हितकारणी कोष बनाया गया, जिससे जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके। इसके लिए 1935 में क्या बनाया गया, सॉरी 1944 में गरीब छात्र हितकारणी कोष। Along with this, some libraries were also established for the promotion of education. देखिए इसके अलावा शिक्षा के संवर्धन के लिए कुछ पुस्तकालय की भी क्या की गई, स्थापना की गई। In this way, the educational development done in Rewa state strengthened the public awareness here, which provide helpful in the freedom movement. अब देखिए हुआ क्या, इस प्रकार रीवा राज्य में किए गए शैक्षणिक विकास के यहाँ के जन जागरण को बल मिला और स्वतंत्रता आंदोलन में ये सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि भाई लोगों को एजुकेशन मिला तो लोग समझ पाए ना स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। ठीक, तो ये सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे जो किसने किए थे, गुलाब सिंह ने। ठीक, अब इन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी किए थे, हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इन 1935-36 he made a law to end many bad practices and evil prevalent in the society like child marriage, हलवाई सिस्टम, अनटचेबिलिटी। देखिए 1935-36 में समाज में प्रचलित कई कुप्रथाएं एवं कुरीतियां जैसे बाल विवाह, हलवाई प्रथा, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया। अनटचेबिलिटी वगैरह को या चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए क्या बनाए गए, कानून बनाए गए। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज ही इम्प्लीमेंटेड विडो मैरिज एक्ट एंड स्टार्टेड विडो रीमैरिज एंड एस्टैब्लिश विडो आश्रम इन रीवा। देखिए अब जो विधवा हुआ करती थी उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने विधवा विवाह कानून लागू किया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ किया और रीवा में विधवा आश्रम भी खोला, जहां मतलब विधवा औरतें जाकर के रह सकती हैं। इसके बाद बात करें टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम ही स्टार्टेड सहभोज प्रथा इन विच पीपल्स ऑफ ऑल द कास्ट यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड ईट। देखिए अब हुआ क्या, वर्ग व्यवस्था को मिटाने के लिए, ये जो कास्ट सिस्टम बना हुआ था इसको मिटाने के लिए इन्होंने एक प्रथा शुरू करी जिसका नाम था सहभोज प्रथा, जिसमें सभी जातियों के लोग साथ बैठकर भोजन करते थे। ठीक है, मतलब आप सोचिए गुलाब सिंह की सोच कितनी अच्छी थी। कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने सहभोज प्रथा चालू करी, जहां पर सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। He himself used to visit rural areas and organize Harijan conferences and used to appeal to the Dalits to orient them towards education. अच्छा, ये खुद भी क्या किया करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया करते थे और वहां पर हरिजन सम्मेलों का आयोजन किया करते थे, हरिजन जो सम्मेलन है, ठीक है, और उनमें दलितों को शिक्षा की ओर उन्मूलक करने के लिए आह्वान करते थे, मतलब टू ओरिएंट देम टुवर्ड्स एजुकेशन, दलितों को। He also allowed Harijans to enter temples to raise the moral level of the society. He established Baghelkhand Balchar Mandal and himself became the chief scout. देखिए इन्होंने क्या किया था, देखिए पहले क्या था, हरिजनों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, तो इन्होंने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने की भी अनुमति प्रदान की और समाज के नैतिक स्तर को उठाने के लिए, मोरल लेवल सोसाइटी के रेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, बघेलखंड बालचर मंडल की स्थापना करी और उसी के चीफ स्काउट बन गए। ठीक है, मतलब जो मोरल लेवल है सोसाइटी का उसको उठाने के लिए। इन 1942-43 orphanages were also established in Rewa and Satna for the education and progress of orphan children. देखिए 1942-43 में रीवा और सतना में अनाथ बच्चों की शिक्षा तथा प्रगति के लिए अनाथालय भी स्थापना की गई, मतलब ऑर्फनेज बनाए गए, अनाथालय। ठीक है, इसकी thus गुलाब सिंह started a new chapter by making various reforms in the social field, therefore he can be considered the first social reformer king of his era. देखिए गुलाब सिंह ने इतने सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। देखिए इन्होंने दलितों के लिए काम किया, इन्होंने विधवाओं के लिए काम किया, इन्होंने
जो ऑर्फनेज हुआ करते थे, जो अनाथ बच्चे थे, उनके लिए काम किया। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गुलाब सिंह, ठीक है। और एक तरीके से कहा जाए तो प्रथम समाज सुधारक नरेश माना जाता है, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से समाज का सुधार करने का प्रयास किया। किसने? गुलाब सिंह, ठीक है। तो ये तारे इनके थे सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब इनके हम कुछ स्वास्थ्य संबंधी रिफॉर्म्स देख लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधी मतलब हेल्थ रिफॉर्म्स। हेल्थ रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बांधव देश महाराजा ऑल्सो प्रोवाइडेड हेल्थ फैसिलिटीज टू हिज सिटीजन। देखिए, बांधव देश जो महाराजा थे, इन्होंने अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी मुहैया कराई, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। ही एस्टैब्लिश्ड मैनी डिस्पेंसरीज इन द स्टेट एज पर द नीड्स। इन्होंने कई सारे आवश्यकता अनुसार राज्य में कई सारी डिस्पेंसरी स्थापित करी। डिस्पेंसरी आप समझते हैं, छोटा सा हॉस्पिटल होता है। In 1938, Jubilee Janana Hospital and Vedic dispensaries were established in Rewa and qualified male and female doctors were appointed in them. देखिए, 1938 में रीवा में जुबली जनानी अस्पताल, इसके अलावा औषधालय वैदिक औषधालय, ठीक है, वैदिक औषधालय को स्थापित की गया, जहां पर जितने भी क्वालिफाइड या योग्य पुरुष महिला चिकित्सक जो हैं वो रखे गए, डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए, क्वालिफाइड। Municipal councils were established in the main cities and health officers were appointed so that the cleanliness and hygiene of the cities is maintained continuously. देखिए, इन्होंने क्या किया, मुख्य नगरों में नगर पालिका परिषद बनाई गई, ठीक है, जिसको इसके तहत स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि नगरों में साफ सफाई, इसके अलावा स्वच्छता निरंतर बनी रहे, ठीक है। मतलब हाइजीन का भी ध्यान रखा गया, क्लीननेस का भी ध्यान रखा गया। इसके लिए क्या बनाया गया? नगर पालिका परिषद। तो ये सारे कुछ हेल्थ रिफॉर्म्स थे जो गुलाब सिंह ने किए थे। आपको याद रखना है, जुबली जनाना अस्पताल इन्होंने खोला, डिस्पेंसरीज इन्होंने खोली, और क्लीनिनेस और हाइजीन को शहरों में मेंटेन करने के लिए ही हैज स्टार्टेड म्युनिसिपल काउंसिल्स, ठीक है, मतलब इन्होंने नगर पालिका परिषदों को खोला गया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को भी प्रमोट किया। ही हैज आल्सो प्रमोटेड द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। Gulab Singh also encouraged the publication of newspapers and magazines to bring awareness among his friendly people. In 1932, he started the publication of fortnightly Rewa Raj Gazette from Darbar Press Rewa. देखिए, गुलाब सिंह ने अपने जो बांधव की प्रजा थी, ठीक है, अपनी जो प्रजा थी उनके लिए पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को भी प्रोत्साहन दिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी क्या किया? पब्लिकेशन किया, ताकि उनके लोगों में अवेयरनेस आए। 1932 में इन्होंने दरबार प्रेस रीवा से रीवा गजेट नाम का एक, कहा जाए फोर्टनाइट मतलब पाशिक, ठीक है, पाश्रिक, फोर्टनाइट मतलब पाश्रिक, ठीक है, का प्रकाशन शुरू किया, रीवा राज गजेट। कहां से? दरबार प्रेस रीवा से। इसके बाद बात करें, इन द सेम ईयर द पब्लिकेशन ऑफ वीकली न्यूज़पेपर प्रकाश was started by Narsingh Ram Shukla. In 1942, a library magazine named Bandhav started being published. देखिए, उसी साल साप्ताहिक पत्र प्रकाश इन्होंने नरसिंह राम शुक्ल ने के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? नरसिंह राम शुक्ल के द्वारा। और 1942 में एक मैगजीन चालू की गई बांधव में, ठीक है, बांधव नाम की क्या चालू करी गई? एक मैगजीन चालू करी गई, ठीक है। तो ये जो प्रेस का और न्यूज़पेपर्स का जो इन्होंने काम किया ना, इसने भी क्या हुआ, राजनीतिक जागृति बहुत पैदा करी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। देखिए, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तो लोगों को अवेयर करने के लिए न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा रोल अपनाया था। तो ये जो गुलाब सिंह ने जो प्रमोट किए ना न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, इसने भी स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन में काफी सारा इन्होंने वो किया। क्लियर? मतलब प्रोत्साहन दिया, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। लोगों में क्या बढ़ी? अवेयरनेस। अब इनके कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं। पब्लिक वर्क्स, निर्माण कार्य, इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? गुलाब सिंह कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड ब्रिजेस टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन द स्टेट एंड टू मेक ट्रेड प्रॉस्परस। देखिए, गुलाब सिंह ने सबसे पहली बात तो सड़क का यातायात के लिए और अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुलाब सिंह ने सड़कों और पुलों का निर्माण कराया। इसके बाद बात करें, द मेन रोड्स आर रीवा उमरिया, रीवा अमरकंटक, रीवा सीधी सिंगरौली, रीवा सिरमौर
सतना सिमरिया। द मेन ब्रिजेस आर विक्रमादित्य ब्रिज ऑफ गोहर घाट, बिछिया ब्रिज, माधोगढ़ ब्रिज, चाक घाट ब्रिज एंड दिया पीपर ब्रिज शेड्यूल। देखिए, इन्होंने जो मुख्य सड़कें बनवाई वो रीवा उमरिया, रीवा अमरकंटक, रीवा सीधी सिंगरौली, रीवा सिरमौर और सतना सिमरिया। अब इन्होंने पुल कौन कौन से बनवाए? ठीक है, तो धोधर का, घोघर का, धोधर का विक्रमादित्य पुल, इसके अलावा बिछिया पुल, माधोगढ़ पुल, चाक घाट पुल और दिया पीपर पुल शहडोल में बनवाया। ठीक। इसके बाद बात करें, अनूपपुर चिरमिरी रेलवे लाइन वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द reign ऑफ दिस महाराज। देखिए, अब अनूपपुर और चिरमिरी में जो रेलवे लाइन है वो भी इन्हीं के समय में निर्माण कार्य उसका हुआ, यही महाराज थे गुलाब सिंह। इसके बाद बात करें, अटेंशन वॉज ऑल्सो पेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। मैनी बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय गुलाब सिंह फॉर ऑफिसेस, कोर्ट्स, डाक बंगलोज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जेल्स एक्सेट्रा इन द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर्स। देखिए, इन्होंने भवन इमारतों के निर्माण पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। गुलाब सिंह के द्वारा जिला एवं तहसील मुख्यालय में, डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स में कार्यालय जो बनाए गए, मतलब बिल्डिंग्स, न्यायालय, ऑफिसेस, न्यायालय, डाक बंगले, अस्पताल, विद्यालय, जेल आदि के लिए कई भवन और इमारतों का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनवाए, कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स में, ऑफिसेस के लिए, कोर्ट के लिए, डाक बंगलो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जेल्स के लिए। इसके बाद बात करें, अमंग दीज उज्जैनी महारानी मेमोरियल हॉल इन 1938 एडी, बैजू धर्मशाला 1941 एडी एंड द स्टैच्यू ऑफ महाराजा वेंकट रमन आर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। देखिए, इनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण रहा? उज्जैन महारानी मेमोरियल हॉल 1938, बैजू धर्मशाला 1941 और महाराजा वेंकट रमन का स्टैच्यू विशेष महत्व रहे। ठीक। तो ये सारे क्या थे? पब्लिक वर्क्स थे जो इन्होंने किए थे, निर्माण कार्य। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, अब हमें पढ़ना है पवई रूल्स। देखिए, पवई रूल्स क्या थे? ठीक है, तो 40% ऑफ द लैंड ऑफ रीवा स्टेट वॉज कॉल्ड कोथर। देखिए, रीवा राज्य की 40% भूमि जो थी वो कोथर थी, कोठार, कोठार कहलाती थी, कोठार। द फार्मर कल्टिवेटिंग दिस लैंड वर एसोसिएटेड विद द रीवा कोर्ट। इस जमीन पर खेती करने वाले किसान रीवा दरबार से संबंधित थे। ठीक है, मतलब रीवा राज्य की 40% भूमि क्या थी? कोठार कहलाती थी, और इसी जमीन पर खेती करने वाले किसान जो थे वो रीवा दरबार से संबंधित थे। इसके बाद बात करें, while 60% of the land was in the possession of इक्केदार्स एंड पवईदार्स, जबकि 60% जमीन इक्केदारों और पवईदारों के अधिकार में थी। ठीक है, मतलब 60% जमीन किसके अधिकारों में थी? इक्केदार और पवईदार। These people used to collect arbitrary rent from the farmers under them and also used to do injustice and excess with them, due to which the condition of the farmers were pitiable. देखिए, अब हुआ क्या करता था, ये एक तरीके से जमींदार के रूप में काम किया करते थे। कौन? इक्केदार और पवईदार। इनका काम ये होता था कि किसानों से ये क्या करते थे? मनमानी लगान वसूल करते थे। मतलब ये क्या करते थे? मनमाना लगान वसूल करते थे। मतलब राजा ने जितना लगान बोला है कि इतना वसूल करना है, वो उतना ना वसूल करके उससे ज्यादा वसूल कर रहे थे। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे? किसानों पर अन्याय और जाति भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किसानों पर अन्याय और जाति, जिससे कारण किसानों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। ठीक है, मतलब किसानों की जो हालत थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। Therefore, to limit the rights of Ikkedars and Pavaidars, Gulab Singh implemented Pavai rules in the state on 13 March 1934. देखिए, इसीलिए गुलाब सिंह ने इक्केदार और पवईदार इनके अधिकारों को सीमित करने के लिए पवई नियम बनाए 13 मार्च 1934 को, पवई रूल्स। अब ये पवई रूल्स क्या क्या थे? In fact, the Powai rules ended the privileges of the Ikkedars and Pavaidars and put an end to their autocracy. देखिए, वनोपज पर रीवा दरबार का अधिकार होगा। पवईदार ने क्या किया? ठीक है, पवईदार और इक्केदार वनोपज पर निर्धारित कर का चौथाई भाग भुगतान करने के बाद ही उसका प्रयोग कर सकेंगे।
देखिए, these rules made it clear that pavai is a gift which is given in return for the service of the Maharaja. The Pavai rules was called a black law by the Pavaidars and Ikkedars of the state, and they started a movement against it by forming Pavaidar Sangh. ठीक है, देखिए हुआ क्या, जब ये पवाईदार नियम बनाए गए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो एकाधिकार हुआ करता था इक्केदार और पवाईदारों का, इसको खत्म कर दिया गया, जो एकाधिकार हुआ करता था। इसमें नियम बनाए गए कि जो पवई है ये एक तरीके से गिफ्ट है महाराजा की सेवा करने का, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी के भी पर काटेंगे या किसी के भी एकाधिकार को खत्म करेंगे, तो वो क्या करेंगे, पवई रूल्स को क्या उन्होंने कहा, ब्लैक लॉ, ठीक है। मतलब उन्होंने किसको, पवई रूल्स को किसकी संज्ञा दी, काला कानून की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, कानून, काले कानून की संज्ञा दी, ठीक है। और पवई संघ ने क्या किया, इन्होंने एक पवई संघ बना लिया, ठीक है, और इसके विरुद्ध क्या किया, इन्होंने आंदोलन किया, ठीक। लेकिन ऑल दो ये मूवमेंट अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, ठीक है, मूवमेंट जो रहा ये अनसक्सेसफुल रहा, किंतु भविष्य में इक्केदार और पवईदार की यह नाराजगी महाराजा के लिए घातक सिद्ध हुई। देखिए हुआ क्या, ये लोग क्या करते थे, इक्केदार और पवईदार, ये क्या करते थे, मनमाना टैक्स वसूल करा करते थे किसानों से। अब किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा था। अब ये बात जब महाराजा को पता चली, तो महाराजा ने क्या किया, इसके लिए पवई के नियम बना दिए, ठीक। अब नियम कैसे थे, इसमें जो एकाधिकार था इनका वो खत्म किया गया, ठीक है। और इन्होंने जो रूल्स बनाए उसमें ये था कि किसानों को जितना कर राजा बोलेगा उतना ही आपको लेना है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो पवईदार और इक्केदार का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा, ये भी इसमें नियम डाला गया, ठीक। तो ये सारे क्या थे, प्रावधान थे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इक्केदार और पवईदार को पुरानी परंपरा के अनुसार रीवा दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा, ये सारे प्रोविजंस थे जो डाले गए थे, ठीक है। और इसी पवई नियमों को क्या माना गया, ब्लैक लॉ माना गया इनके द्वारा। और इसके कारण इक्केदार और जो पवईदार थे, इनकी नाराजगी आगे चल के गुलाब सिंह को बहुत भारी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक। इसके आगे चलते हैं। अब महाराजा गुलाब सिंह बीइंग इम्पीच्ड एंड डिथ्रोन्ड, देखिए महाराजा गुलाब सिंह जो थे ना, वो बहुत बढ़िया इंसान, वो इतना अच्छा काम कर रहे थे हर क्षेत्र में, और ये बात अंग्रेजों को बहुत खटक रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था उन्होंने मैगजीन और न्यूज़पेपर्स का भी बहुत प्रमोशन कराया, लोगों को बहुत ज्यादा एजुकेट किया, और वही चीज बाद में अंग्रेजों के लिए भारी पड़ी जब आजादी का आंदोलन चल रहा था। तो महाराजा गुलाब सिंह पर महाभियोग चलाया गया और उनको डिथ्रोन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब ये कैसे किया गया ये हम देखते हैं। महाराजा गुलाब सिंह को इम्पीच किया गया और डिथ्रोन किया गया। Due to the progressive views of Gulab Singh, both the British government and the allied Ikkedar and Pavaidar became angry with him. देखिए गुलाब सिंह के प्रगतिशील विचारों के कारण, मैंने आपको बताया ब्रिटिश सरकार और जो एलाइड ग्रुप था इक्केदार और पवाईदार, देखिए पवाईदार नियम बना करके पवाईदारों और इक्केदारों का पर काट दिए, जिसके कारण वो भी नाराज थे। और प्रोग्रेसिव व्यू था, प्रगतिशील विचार थे गुलाब सिंह के, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार और अभिजात वर्ग दोनों ही इनसे क्या हो गए, नाराज हो गए। When Powai rules was implemented in the state on 13 March 1934, the Allied launched an agitational campaign against it by forming the Pavaidar Sangh to protect their existence and establish the Baghelkhand Congress Committee. देखिए जब 13 मार्च 1934 को जब राज्य में पवई रूल्स लागू किए गए, तब उसके विरुद्ध जो ये अलाइड ग्रुप था इक्केदार और पवईदार, इन्होंने एक अभियान चलाया, ठीक है, जिसका नाम था पवईदार संघ। और इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, एक संघ बनाया जिसका नाम था पवईदार संघ का गठन किया गया, ठीक है, ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा एक कमिटी भी बनाई गई, बघेलखंड कांग्रेस कमेटी। They started sending a bundle of baseless complaints to the British government against महाराजा गुलाब सिंह। देखिए अब ये क्या हुआ, जब इन्होंने संघ बनाया या जो इन्होंने कांग्रेस कमेटी बनाई,
तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे निरपराध मतलब गुलाब सिंह के खिलाफ निराधार शिकायतें इन्होंने क्या करी, भर भर के भेजी। किसको, अंग्रेज सरकार। द कंप्लेंट्स वर मेनली रिलेटेड टू द पर्सनल एक्शंस ऑफ द महाराजा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर। अब इनकी जो शिकायतें हुआ करती थी वो मुख्य रूप से महाराजा के व्यक्तिगत कार्यों, ठीक है, मतलब जो पर्सनल एक्शन उनके हुआ करते थे उनके ऊपर हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें, इन दिस कंटेक्स्ट आल्सो द अलाइड कंप्लेंट अगेंस्ट गुलाब सिंह दैट ही वाज नॉट टेकिंग एनी स्पेशल एक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस। देखिए, इस संदर्भ में भी अविभाजित वर्ग जो था, एलाइट था, उन्होंने गुलाब सिंह की शिकायत की गई कि उनके द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा। देखिए, उस टाइम पर स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस बहुत एक्टिव थी, ठीक है, और कांग्रेस को सहायता कर रहे थे गुलाब सिंह, ऐसा इन एलाइट मेंबर्स ने अंग्रेजों को भड़काया। देखिए, ये जो एलाइट ग्रुप था इनके पेट पे लात मार दी गई थी, तो ये क्या कर रहे थे, अब अंग्रेजों को भड़का रहे थे गुलाब सिंह के खिलाफ, भाई उनके खिलाफ बेसलेस कंप्लेंट्स दे रहे थे। इसके अलावा ये भी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस अगर कोई आंदोलन कर रही है राज्य में तो उसका ये विरोध नहीं कर रहे, कोई स्पेशल एक्शन नहीं ले रहे कांग्रेस पर। इसके अलावा बात करें, गुलाब सिंह was taking interest in the institutions carrying national ideas in the Rewa Riyasat. In 1937, he removed the restrictions imposed on the Baghelkhand Congress Committee. Even in 1939, in the Tripuri session of the Congress, he sent 6 elephants with a procession from Rewa carrying the pictures of the Subhash Chandra Bose on an elephant. देखिए, महाराजा गुलाब सिंह जो थे, ठीक है, ये राष्ट्रीय विचारों की जो संस्थाएं जो हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। जो ऐसी संस्थाएं जो राष्ट्रीय विचारों को आगे बढ़ा रही है, इसमें इनके बहुत रुचि थी। इसके अलावा 1937 में उन्होंने बघेलखंड कांग्रेस कमेटी पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया था। मतलब जब बघेलखंड कांग्रेस कमेटी थी, ठीक है, उसके प्रतिबंधों को भी क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसके अलावा 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, देखिए त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का एक लौता अधिवेशन था जो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना। त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर। और इस टाइम पर अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हालांकि बाद में महात्मा गांधी जी ने उनका विरोध किया था और महात्मा गांधी जी के विरोध के चलते उनको रिजाइन करना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद क्या बने, फिर अध्यक्ष बने। तो त्रिपुरी सेशन जो था, ठीक है, ये 1939 में हुआ। तो उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र लेने के लिए इन्होंने 6 हाथियों को भेजा था अपनी तरफ से, मतलब एक तरीके से जेस्चर देना, ठीक है, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। इसके बाद बात करें, ऐसे कहानी आगे बढ़ती गई। हेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड गुलाब सिंह टू इंदौर ऑन 10 February 1942 and appraised him of the necessity of investigating the complaints received against him, and on 17 February 1942 temporarily suspended all his state powers। देखिए, अब ये सारी चीजें जब शिकायतें मिलने लगी, तब ब्रिटिश सरकार ने गुलाब सिंह को 10 फरवरी 1942 को इंदौर बुलाकर उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को जांच की अनिवार्यता से अवगत कराया और 17 फरवरी 1942 को समस्त राज्य अधिकारों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया, टेम्परेरी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक। इसके बाद बात करें, देयर आफ्टर अ 5-member इंक्वायरी कमीशन was constituted on 4 June 1942 for the imperacy of the investigation. Gulab Singh was directed to stay 100 miles away from the border of Rewa state during the investigation period। देखिए, इसके बाद हुआ क्या, एक 5 सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया 4 जून 1942 को, ठीक है, जांच की निष्पक्षता करने के लिए। और जांच अवधि में, मतलब जांच की जो इम्पार्शियलिटी है इन्वेस्टिगेशन की, उसको करने के लिए गुलाब सिंह को 100 मील की दूरी का निर्देश दिया गया कि वो रीवा राज्य की सीमा से 100 मील की दूरी पर रहेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड। मतलब जब जांच चल रही है उस टाइम पर गुलाब सिंह जो है वो रीवा राज्य से 100 मील की दूरी पर रहेंगे। इसके बाद बात करें, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडेड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीवा स्टेट टू इट्स ऑफिसर्स। अब देखिए, इस समय पर ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, जो जितने भी प्रशासन का दायित्व था, ठीक है, वो अपने अधिकारियों को दे दिया इस टाइम पर, क्योंकि भाई गुलाब सिंह थे नहीं, ठीक, तो भाई प्रशासन कोई तो चलाएगा। तो प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, अपने
ऑफिसर्स को। इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस एक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम 19 February to 8 August, except for the allied, all the other people continuously agitated for the Maharaja's official return to Riva, but it had no effect on the British government. अब देखिए हुआ क्या कि जब इनके राजा, देखिए गुलाब सिंह जो थे उन्होंने आम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, तो उनकी पॉपुलैरिटी आम लोगों में बहुत ज्यादा थी। ये अलाइड ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा, ये इक्के दास और पवईदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आम लोग थे रीवा राज्य के, उनमें बहुत ज्यादा वो बढ़ रहा था। और उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे प्रोटेस्ट किया कि भाई महाराजा को आप वापस बुलाइए, वो हमारे महाराजा है, आप उन्हें ऐसे वो नहीं रख सकते। तो इन्होंने जो आंदोलन किए उसका ब्रिटिश सरकार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है भाई, जब ब्रिटिश सरकार ये सारे काम कर रही थी उस टाइम पर काफी ज्यादा वहां पर क्या हो रहा था, आंदोलन चल रहा था। Finally, after a lot of struggle, the inquiry commission found the charges against Gulab Singh baseless and declared him innocent on 29 November 1943. अब अंततः काफी कश्मकश, मतलब इंक्वायरी कमीशन के लॉट ऑफ स्ट्रगल होने के बावजूद जांच आयोग ने 29 नवंबर 1943 को गुलाब सिंह के खिलाफ जितने भी आरोप थे उन सबको निराधार किया और उनको निर्दोष करार दे दिया गया। ठीक है, तो जो कमेटी बनाई गई थी उसने क्या कर दिया, निर्दोष करार दे दिया किसको, गुलाब सिंह को। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू गुलाब सिंह टू गो टू रीवा विद सम कंडीशंस। तब ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ गुलाब सिंह को रीवा जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद बात करें, but before his going to Riva, a 7-member cabinet was formed for the new governance system in the state, in which C.C.H. Smith was made the chief minister and Maharaja Gulab Singh was made the chairman. But Gulab Singh had no right to interfere in the governance. देखिए, अब इनके जाने से पहले, ठीक है, रियासत में एक नवीन शासन व्यवस्था बना दी गई। ठीक है, 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया गया जिसमें C.H. स्मिथ को मुख्यमंत्री और महाराजा गुलाब सिंह को सभापति बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। लेकिन शासन में गुलाब सिंह को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। देखिए, ये सब अंग्रेजों की चाल थी, वो डिथ्रोन करना चाहते थे गुलाब सिंह को कुछ भी करके। इन 1944, on the day of Raksha Bandhan, the Bandhviya Praja Mandal Fund was established and through it a campaign was started to educate the people of the state. देखिए, 1944 ईस्वी में रक्षाबंधन के दिन बांधवीय प्रजा मंडल कोष की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से राज्य की जनता को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। A campaign was started to educate the people of the state. On 16th October 1945, he announced the responsible government which was being demanded by the Baghelkhand Congress Committee. अब देखिए, 16 अक्टूबर 1945 को इन्होंने एक जवाबदेही वाली सरकार या उत्तरदायी शासन या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के सिफारिश पर या द्वारा मांग पर। इसके बाद बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू had said in his statement that the announcement of Maharaja Riva is of far reaching importance. I welcome it for Riva. It is an example for other princely states. मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर इससे इतने व्यथित हुए कि उन्होंने महाराजा रीवा की घोषणा को दूरगामी महत्व बताया, फार रीचिंग इंपॉर्टेंस बताया। मतलब आप सोच सकते हैं, एक राजा जिसने एक जो उत्तरदायी सरकार है उसका गठन कर दिया। ठीक है, तो पंडित नेहरू ने उनकी क्या करी, तारीफ करी, और इन्होंने कहा, पंडित नेहरू ने उस टाइम कहा कि एक उदाहरण है अलग और भी रियासतों के लिए। In October 1946, the ban on Gulab Singh was lifted, but he was not allowed to go to Riva. So he came to Prayag and from there he made very efforts to organize the people of Baghelkhand. देखिए, अक्टूबर 1946 में, ठीक है, अब इनको क्या हो गया, गुलाब सिंह के जो बैन थे, ठीक है, इससे विमुख कर दिया, इनको प्रतिबंध हटा दिए गए, लेकिन इनको रीवा जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये कहाँ चले गए, प्रयाग चले गए, और वहीं से बघेलखंड की जनता के संगठन का जो है एफर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहे। इसके बाद बात करें, The announcement of the responsible government caused a strong reaction in the British government, and after a few days, the British government decided to send Yuvraj Martand Singh abroad Egypt for administrative training. On the recommendation of the representatives of the British Crown, on 31st January 1946,
गुलाब सिंह was removed from power and युवराज मार्तंड सिंह was made the regent. देखिए अब हुआ क्या, जब ये रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, अब इससे हुआ क्या, अंग्रेज जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब कुछ दिनों के बाद अंग्रेज ने ये डिसाइड किया, गुलाब सिंह के एक बेटे थे जिनका नाम था मार्तंड सिंह, यही आखिरी रीवा के राजा बनेंगे मार्तंड सिंह, ठीक है। तो मार्तंड सिंह को क्या भेजा गया, अब्रॉड भेजा गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, मतलब उनको विदेश भेजा गया क्या करने के लिए, वो प्रशासनिक ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। तो प्रशासनिक प्रशिक्षण लेने के लिए इनको विदेश भेजने का निर्णय लिया गया। अब ब्रिटिश ग्राउंड की प्रतिनिधि की सिफारिश पर, मतलब जो ब्रिटिश ग्राउंड के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी सिफारिश पर 31 जनवरी 1946 को गुलाब सिंह को राज सत्ता से हटा दिया गया और युवराज मार्तंड सिंह को राज्याधिकारी बना दिया गया। मतलब गुलाब सिंह को क्या किया गया, सत्ता से हटा दिया गया और इनकी जगह पर किसको बना दिया गया, युवराज मार्तंड सिंह को। In May 1947, elections were held for the Indian legislative conferences, in which Yadvendra Singh defeated Narmada Singh and got elected due to the support of Gulab Singh. अब देखिए मई 1947 में भारतीय विधान सम्मेलन के लिए चुनाव हुआ, जिसमें गुलाब सिंह के समर्थन के कारण यादवेंद्र सिंह ने नर्मदा सिंह को पराजित करके निर्वाचित हुए। इसके बाद बात करें, वह इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, Gulab Singh came to Rewa on 22nd August 1947, but the Indian government ordered him to leave Rewa, so he went to Bombay. देखिए भारत की आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947 को, जिसके बाद गुलाब सिंह जो है वो 22 अगस्त 1947 को रीवा आ गए, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें रीवा छोड़ने का आदेश दिया और ये कहाँ चले गए, बॉम्बे चले गए। The Indian government called him to Delhi and put him under house arrest. In between, on 12th April 1948, he again came to Rewa, but this time the Indian government kept him in the central jail of Delhi. देखिए भारत सरकार ने क्या किया, अब दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया इनको। बीच में 12 अप्रैल 1948 को वह पुनः रीवा आ गए, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें इस बार दिल्ली के केंद्रीय कारागार में रख दिया, सेंट्रल जेल इन द दिल्ली। और इस तरीके से on November 1949 he was sent to Bombay and on 13th April 1950 he died from the height of बीकानेर भवन। और 13 अप्रैल 1950 को गुलाब सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर हुआ, ठीक। तो गुलाब सिंह आपको समझ में आए, क्या क्या रिफॉर्म्स इन्होंने किए वो चीज समझ में आई, किस तरीके से इनको गद्दी से हटाया गया वो चीज समझ में आई। अब रीवा के जो आखिरी महाराज थे वो थे मार्तंड सिंह, ठीक है। तो जो अगले राजा थे रीवा के, या हम कहें जो बघेलखंड के आखिरी राजा थे वो थे मार्तंड सिंह, ठीक। तो मार्तंड सिंह की अगर हम बात करें तो मार्तंड सिंह कोरोनेशन टुक प्लेस ऑन 6 फरवरी 1946 इन राघव महल। On 1st April 1946 in a grand ceremony in Memorial Hall of the British Governor General assistant handed over the royal rights to महाराजा मार्तंड सिंह। देखिए मार्तंड सिंह का 6 फरवरी 1946 को राघव महल में मार्तंड सिंह का राग तिलक संपन्न हुआ। 1 अप्रैल 1946 को मेमोरियल हॉल में एक भव्य समारोह में ब्रिटिश गवर्नर जनरल के सहायक द्वारा महाराजा मार्तंड सिंह को राजकीय अधिकार सौंपे गए। रॉयल राइट्स किसको दिए गए, महाराजा मार्तंड सिंह को। As soon as Maharaja Martand Singh took over the power, he announced to waive off the state's outstanding tax of about 3.5 lakh rupees and gave a 1 month salary as reward to the employees earning less than 500 rupees. देखिए जैसे ही महाराजा मार्तंड सिंह ने सत्ता संभालते ही राज्य की बकाया लगान लगभग 3.5 लाख रुपए माफ कर दिए और 500 रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन मुफ्त में दे दिया। Along with this, a 7-member Constitutional Reforms Committee was also announced to formulate a democratic governance law for Rewa State, whose chairman was Hari Singh Gaur. ठीक है, इसके अलावा एक 7 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी बनाई गई, लोक सत्तात्मक शासन विधान का निर्माण किया गया और संवैधानिक सुधार समिति बनाई गई, ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे, हरि सिंह गौर। इसके बाद बात करें, द लास्ट रूलर मर्ज्ड with the present MP on 1st November 1956 और इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को जो है वो पूरा जो था बघेलखंड जो था वो पूरा किसमें मिल गया, मध्य प्रदेश मिल गया। क्लियर है, ठीक। ये मार्तंड सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और मार्तंड सिंह के बारे में आपको याद इसलिए भी रखना है, ठीक है, क्योंकि यही
जो थे, ठीक है, मार्तंड सिंह ही जो थे, वो उस टाइम पर जब भारत में विलय करना था, संयुक्त राज्य में विंध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, तब उस टाइम पर महाराजा कौन थे? मार्तंड सिंह। ठीक है, इन्होंने एक सफेद शेर भी पकड़ा था, मोहन नाम का, ये आपको याद रखना है। मोहन नाम का एक सफेद शेर पकड़ा था, व्हाइट टाइगर। ठीक है, सफेद शेर, इसीलिए रीवा की भूमि को सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, क्योंकि व्हाइट टाइगर जो है वो कहाँ मिलते थे? रीवा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा बघेलखंड कंप्लीट होता है। अब हमें इसका थोड़ा प्रशासन देखना है और आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखना है, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। तो जल्दी जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेशन और इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाहिर सी बात है एक राजा हुआ करता था। द किंग वॉज हेरिडेटरी एंड ही वॉज द सेंटर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। मैंने आपको बताया राजा वंशानुगत था तथा यह वह कार्यकारी, न्यायिक एवं विधायी शक्तियों का केंद्र था। इसके अलावा बात करें, ही हैड द राइट टू अपॉइंट और रिमूव हिज मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स। देखिए, उनको ये अधिकार दिया गया था कि वे अपने मंत्रियों को और अधिकारियों को नियुक्ति करना और हटाने का अधिकार। इसके अलावा बात करें, बट जनरली ही यूज्ड टू डिस्कस विद द मिनिस्टर्स ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बट जनरली अगर हम बात करें, सामान्यतः वह नीति निर्धारण, ठीक है, एवं प्रशासन संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, उनको अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके ही कोई फैसला लिया करते थे। ठीक है, तो ये थे किंग। अब एक बात करें तो राज्यसभा हुआ करती थी। द राज्यसभा वॉज फॉर्म बाय द एडवाइजर्स ऑफ द किंग विच हैड द फॉलोइंग ऑफिशियल्स। देखिए, राज्यसभा बेसिकली क्या हुआ करती थी? राजा के सलाहकारों, ठीक है, राजा के जो सलाहकार हुआ करते थे वो सब राज्यसभा में बैठते थे और वहीं पर इनको क्या किया करते थे? सलाह दिया करते थे। अब कौन कौन से हुआ करते थे? तो आमत्य हुआ करते थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आमत्य वित्त मंत्री। इसके अलावा सचिव की बात करें तो ये गृह मंत्री हुआ करते थे, होम मिनिस्टर, सचिव। इसके बाद बात करें मंत्री, ठीक है, मंत्री हुआ करते थे जो अदर विभाग, अदर डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उनके हेड हुआ करते थे। इसके अलावा इनके एक राज्य वैद्य भी हुआ करते थे जो फिजिशियन हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज पुरोहित हुआ करते थे, रिलीजियस राइट्स। ठीक है, मतलब धर्म संबंधी अधिकार जो किसके पास थे? राज पुरोहितों के पास। तो ये इनकी राज्यसभा और ये इनके एडवाइजर्स हुआ करते थे राजा के। इसके बाद बात करें तो इनके एक स्टेट एम्प्लॉयज भी हुआ करते थे, मतलब राजकीय कर्मचारी। अब राजकीय कर्मचारी इनके कौन कौन हुआ करते थे? तो इनके दो हुआ करते थे, नियोगी और भृतिया। ये हुआ करते थे पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो एक थे नियोगी और दूसरे थे भृतिया। ये कौन थे? पुलिस ऑफिसर। इसके बाद बात करें तो इनका मिलिट्री सिस्टम कैसा था? फॉर द सिक्योरिटी एंड एक्सपांशन ऑफ द स्टेट, द बघेल किंग्स हैड फॉर्म्ड अ पावरफुल आर्मी which was based on the ancient military system। देखिए, राज्य की सुरक्षा एवं उसके विस्तार के लिए बघेल राजाओं ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था, जो प्राचीन सैन्य प्रणाली पर आधारित था, एंशियंट मिलिट्री सिस्टम पर। द आर्मी ऑफ द स्टेट कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड एलिफेंट माउंटेड आर्मी। देखिए, अब राज्य की सेना में पैदल, अश्वरोही मतलब घुड़सवार, और गजारोही सेना हुआ करती थी। There was also a team of camels for carrying supplies and war materials. Cavalry had a prominent place among them। देखिए, अब इनके क्या हुआ करती थी? रसद सामग्री, खाने पीने का जो सामान है, और इसके अलावा युद्ध सामग्री, इनको लिए इन्होंने ऊँटों का भी एक दल बना के रखा हुआ था। ठीक है, और अश्वरोही मतलब जो कैवलरी वाली सेना थी, वो भी प्रमुख स्थान था, उसका भी प्रोमिनेंट प्लेस था। इसके अलावा इनके वेपन्स हुआ करते थे बो एंड एरो अलोंग विद स्वार्ड्समैनशिप एक्स। मतलब मुख्य हथियार इनके धनुष बाण, तलवार कला, बल्लम, फारसा, ये सब हुआ करते। इन द बांधव स्टेट अलोंग विद सोल्जर, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स वर आल्सो ट्रेन्ड। देखिए, बांधव राज्य में सैनिकों के साथ साथ घोड़े और हाथियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक, इसके अलावा बात करें, forts were very important in the medieval period। They served many purposes। First, for the residence of the royal family and the army, and for the security of wealth and for the storage of food, grains, arms and ammunitions। देखिए, इनके यहाँ जो किले हुआ करते थे, दुर्ग जिनको हम कहते थे,
वो बड़ा महत्व हुआ करता था, क्योंकि देखिए इस दुर्ग में कई सारे काम हुआ करते थे। एक तो जो राज परिवार हुआ करता था उनका रहवास हुआ करता था, सेना का निवास हुआ करता था, इसके अलावा धन की सुरक्षा और खाद्य एवं शस्त्र शस्त्र का संगठन करने के लिए, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये था इनका मिलिट्री सिस्टम। इसके बाद बात करें, अगला जो था इनका वो था जस्टिस एंड पनिशमेंट सिस्टम। ठीक है, जस्टिस एंड पनिशमेंट सिस्टम, न्याय एवं दंड व्यवस्था। तो बघेल रूलर्स वर जस्टिस लविंग एंड विद द हेल्प ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स दे यूज्ड टू गिव जस्टिस बाय लिसनिंग टू बेथ प्लेंटिफी एंड डिफेंडेंट्स। देखिए बघेल शासक जितने भी थे ये न्यायप्रिय थे और विविधाओं के सहयोग से वादी प्रतिवादी दोनों की बात सुनकर न्याय किया करते थे। Bribe taking officers were removed from the post and their property was confiscated. अब देखिए जो रिश्वत लेने वाले अधिकारी हुआ करते थे उनको अपनी पोस्ट से भी हटाया जाता था और उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसको भी क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। इसके अलावा बात करें, सिमिलरली द लैंड एंड द वेल्थ ऑफ अनजस्ट एंड अनरूली फ्यूडल लॉर्ड्स were snatched and they were evicted from their area. Fines were also fixed on petty criminals. देखिए इसी तरीके की अन्यायी तथा उद्दंड सामंतों की भूमि एवं धन छीनकर उन्हें उनके इलाके से बेदखल कर दिया जाता था। मतलब ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स जो कि अन्यायी और उदंडी हुआ करते थे उनको बेदखल किया जाता था और छोटे मोटे अपराधों पर भी जुर्माना जो है वो लगाया जाता था। बट द पर्सन हु अटैक द स्टेट वॉज हैंग्ड, सो द अदर एनिमीज डू नॉट अटैक द स्टेट। लेकिन जो राज्य पर आक्रमण करने वाला था उसको फांसी दी जाती थी ताकि शत्रु इस राज्य पर आक्रमण ना कर सके, दूसरे शत्रु। ये था जस्टिस एंड पनिशमेंट सिस्टम। इसके बाद बात करें तो इनका विलेज सिस्टम भी था। देयर वॉज अ चौकीदार इन एवरी विलेज। दे यूज टू पेट्रोल द विलेज एट नाइट with a balloon, wooden bat stick, and whistle. Settlement of rural disputes was done at the local level. Some lower caste had caste panchayats through which caste disputes were decided. देखिए अब इनके यहाँ जो प्रत्येक गांव में एक चौकीदार हुआ करता है, ठीक है, जो बल्लम लेकर रात के समय सीटी बजाते हुए गांव में गश्त लगाता था पेट्रोलिंग करने के लिए गांव में। ग्रामीण विवादों का निपटारा भी स्थानीय स्तर पर किया जाता था। इसके अलावा कुछ निम्न जातियों पर में जातीय पंचायत होती थी, ठीक है, जिसके द्वारा जनजातीय विवादों का निर्णय भी लिया जाता था। इसके अलावा बात करें, एट द विलेज लेवल जनरली ओनली फाइन्स वर गिवन अंडर द पनिशमेंट सिस्टम। देखिए ग्रामीण स्तर पर दंड व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य तौर पर अर्धदंड मतलब फाइन जो है वही दिया जाता था। ठीक है, और फाइनल अपील जो होती थी वो किसके पास होती थी, सीधे राजा के पास। ठीक, तो ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे। ठीक है, हमने राजा को देखा, राज्यसभा को देखा, राजकीय कर्मचारियों को देखा, सैन्य व्यवस्था को देखा, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था, सॉरी, न्याय एवं दंड व्यवस्था देखी और ग्राम व्यवस्था देखी। क्लियर, तो ये था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक, अब हम देख लेते हैं इनके आर्किटेक्चर। ठीक, तो अब इनके हमें आर्किटेक्चर देखना है। तो द फाउंडेशन ऑफ बघेल स्टेट वाज लेड इन गोहरा इन द 13th century, but the art tradition of this state started during the period of King Bullardev. देखिए 13वीं शताब्दी में बघेल राज की नींव गहोड़ा में पड़ चुकी थी, परंतु इस राज्य का की कला परंपरा का शुभारंभ राजा बुल्लार देव के काल में हुआ। इसके बाद बात करें तो इनमें बेसिकली बाघेली आर्किटेक्चर में क्या लगता था, सैंडस्टोन, मतलब बघेली स्थापत्य में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा बात करें तो मुगल एंड राजपूत आर्ट इज क्लियरली विजिबल इन बघेली आर्किटेक्ट। बघेली स्थापत्य में मुगल तथा राजपूत कला स्पष्टता दृष्टिगोचर होती थी। ठीक है, क्लियरली विजिबल। अब देखिए इनके कौन कौन से प्रमुख फोर्ट्स हुआ करते थे वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला था केवटी दुर्ग, केवटी फोर्ट, जो महाना नदी कहाँ पर है, रीवा में। इसके बाद बात करें मैयर का किला, मैयर दुर्ग, मैयर फोर्ट कहाँ हुआ करता था, सतना में। इसके बाद बात करें बांधवगढ़ फोर्ट, ये कहाँ था, उमरिया में। फिर इसके बाद बात करें कालिंजर का दुर्ग, ये कालिंजर में हुआ करता था। इसके बाद बात करें रीवा का किला, रीवा का किला कहाँ था, रीवा में। फिर हम बात करें सुहावल दुर्ग, सुहावल का भी दुर्ग हुआ करता था, ये कहाँ हुआ करता था, रीवा में। और एक और चीज हुआ करती थी अमरपाटन की गढ़ी, ये कहाँ हुआ करती थी, उमरिया में। और इसके अलावा हुआ करता था अपना माधवगढ़ के किले,
गोविंदगढ़ का किला, वेंकट भवन और लक्ष्मण बाग टेम्पल, ये सारे इनके क्या हुआ करते थे, निर्माण कार्य थे। ठीक है, लक्ष्मण बाग मंदिर भी, वेंकट भवन भी, गोविंदगढ़ का किला भी और माधवगढ़ का किला, ये सारे क्या हुआ करते थे, फोर्ट्स हुआ करते थे। ठीक, तो ये इनका आर्किटेक्चर हुआ करता था। ठीक, अब हम इनकी पेंटिंग्स देख लेते हैं, चित्रकला में भी थे ये। द किंग ऑफ बघेलखंड वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स, देयरफॉर ही यूज्ड टू पैट्रोनाइज पेंटर्स। देखिए, चूंकि बघेलखंड के नरेश चित्रकला के भी शौकीन थे, इसी कारण से ये चित्रकारों को प्रशय दिया जाता था, इनको पैट्रोनाइज किया जाता था। मैनी पेंटर्स केम टू बघेलखंड फ्रॉम राजस्थान। Among the painters here, the name भरत शरण भवानी is especially notable. देखिए, कई सारे चित्रकार इनके राजस्थान से आए थे। इनमें से कुछ चित्रकारों में से एक थे भरत शरण बावनी। ठीक है, इनको विशेष उल्लेखनीय किया गया। इसके बाद बात करें भरत शरण's ancestors, चतुर्भुज सिंह एंड his son गंगा सिंह भवानी वर कंटेम्पररीज ऑफ महाराजा विश्वनाथ सिंह। देखिए, भरत शरण के पूर्वज हुआ करते थे चतुर्भुजी सिंह और उनके पुत्र गंगा सिंह बावनी, ये महाराजा विश्वनाथ सिंह के समकालीन थे। इसके बाद बात करें, एज पर विश्वनाथ विश ही पेंटेड 54 पेंटिंग्स बेस्ड ऑन भागवत। ठीक है, तो विश्वनाथ जी की इच्छा अनुसार उन्होंने भागवत के आधार पर 54 चित्रों का चित्रांकन किया था, 54 पेंटिंग्स। He also did wall paintings related to the charter of Lord Rama based on वाल्मीकि रामायण in सोन महल। देखिए, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो दीवार नूमी चित्रकारिता थी, ठीक है, सोन महल में वाल्मीकि रामायण के आधार पर भगवान राम के चरित्र से संबंधित भित्तीय चित्रों का भी अंकन किया गया, वॉल पेंटिंग्स का। ठीक है, इसके अलावा बात करें, पेंटर गंगा सिंह पेंटेड पिक्चर्स ऑफ विश्वनाथ सिंह, स्पेशली द पेंटिंग्स रिलेटेड टू दशहरा दरबार एंड हंटिंग। देखिए, अब जो चित्रकार थे गंगा सिंह, इन्होंने भी विश्वनाथ सिंह के चित्र, विशेषकर दशहरा दरबार और आखेट संबंधी चित्रों को चित्रित किया। क्लियर? इसके बाद बात करें, ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स ऑफ विश्वनाथ सिंह हैज बीन पेंटेड इन बदन महल ऑफ रीवा एंड गढ़ी ऑफ अमरपाटन। देखिए, अब जो रीवा का जो बदन महल था और अमरपाटन का गढ़ी, इसमें जो विश्वनाथ सिंह के द्वारा सुंदर भित्तीय चित्रों का अंकन किया गया। ठीक, इसके बाद बात करें, पेंटिंग्स हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इनका कुछ संगीत कला। संगीत कला की अगर हम बात करें, बघेलखंड हैड अ स्पेशल प्लेस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, द रूलर्स हियर वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग। ठीक है, बघेलखंड में संगीत के क्षेत्र में बघेलखंड का विशिष्ट स्थान था। यहाँ के संगीत शासक जो थे वो संगीत और गायन विद्या के बहुत शौकीन थे। इसके बाद बात करें, बघेल रूलर रामचंद्र देव was a music lover and also patronized a great musician like तानसेन who composed ध्रुपद राग in the बघेल कोट। मैंने बताया था तानसेन के बारे में। इसके बाद, इन दी मॉडर्न एरा द एक्सपर्ट ऑफ म्यूजिक वाज मोहम्मद खान हु वाज द कोर्ट सिंगर ऑफ महाराजा विश्वनाथ सिंह। ही यूज्ड टू सिंग ध्रुपद स्टाइल। ही वाज प्रोफिशिएंट इन मैनी रागनीस। ठीक है, आधुनिक काल में बात करें तो संगीत के मनीषी हुआ करते थे मोहम्मद खान। इसके बाद बात करें, उस्ताद अलाउद्दीन खान who established Baghelkhand in the world of music once again. In fact, in the eyes of Alauddin Khan, Shri was a symbol of devotion to the art of music. He was an expert in Drupad singing and knew more than 100 of musical instruments. उस्ताद अलाउद्दीन खान ने बघेलखंड को एक अलग पहचान दी थी संगीत के क्षेत्र। ठीक है, और ये भी ध्रुपद गायन के क्या थे, विशेषज्ञ थे। In 1918, King Brijnath Singh of Mayyar state called him to Mayyar as his guru. अच्छा, उस्ताद अलाउद्दीन खान को किसने बुलवाया, मैयर में बुलवाया गया। किसके द्वारा, राजा बृजनाथ सिंह के द्वारा। इन 1918 ही एस्टैब्लिश्ड वाद्य वृंद इन मैयर एंड स्प्रेड द वॉइस ऑफ म्यूजिक नॉट ओनली इन बघेलखंड बट आल्सो इन द कंट्री एंड अब्रॉड। 1918 में उन्होंने मैयर में वाद्य वृंद की स्थापना करी और संगीत के स्वर को बघेलखंड के साथ साथ देश विदेश में भी फैलाया। ठीक, तो म्यूजिक के बारे में भी यहाँ पर लिख लीजिएगा आप पॉइंट्स, म्यूजिक से भी इनका काफी लेना देना रहा। अब इसके बाद आ जाता है इनका डांस, नृत्य कला। ठीक, नृत्य कला की अगर हम बात करें, along with the music both the kings and the people of Baghelkhand were fond of dance art as well because where there is music it is natural to have dance। देखिए, जहां संगीत होगा वहां नाच होगा ही होगा। In every region of Baghelkhand
Both the arts of music and dance developed outstandingly. The king's heir, also dance lovers, courtiers and prostitutes lived in the capital who also entertained the soldiers. ठीक है, राजा भी क्या हुआ करते थे, नृत्य प्रेमी हुआ करते थे। राजधानी में गढ़ीकनाव और रूपाजी बायू बस्ती हुआ करती थी। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स हेयर आर ढोल नगाड़ा एंड मंजीरा। ढोल नगाड़ा और मंजीरा हुआ करता था। इसके अलावा द फोक सॉन्ग्स लाइक सोहर, मैरिज सॉन्ग्स, ददरिया, होली सॉन्ग, फाग, देवार सॉन्ग, सुआ गीत, बंस गीत आदि फोक डांसेस इंक्लूडिंग कर्मा डांस, सैला डांस, सुआ डांस, ये सब हुआ करता था। सैला डांस इज परफॉर्म्ड बाय मेन एंड सुआ डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन, व्हाइल इन कर्मा डांस बोथ मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट। देखिए, सैला नृत्य जो हुआ करता था ये पुरुषों के द्वारा किया जाता था, और जो कर्मा डांस हुआ करता था वो किसके द्वारा किया जाता था, महिलाओं के द्वारा किया जाता था। तो ये नृत्य कला जो हुआ करती थी। पॉइंट्स आप म्यूट करके नोट कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। इसके बाद आखिरी जो आ जाता है वो आ जाता है इनका लिटरेचर, साहित्य। ठीक, साहित्य में आपको चकी याद रखना है। द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द बघेलखंड बिगेन्स विद किंग वीर सिंह देव। देखिए, वीर सिंह देव के समय पर बघेलखंड में साहित्यिक परंपरा आरंभ की गई। अब इसमें कुछ प्रोमिनेंट लिटरेचर्स आपको याद रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको गोंडवाना में भी पढ़ाया था, वैसे ही मैं बघेलखंड में भी बता रहा हूँ कि कुछ प्रोमिनेंट लिटरेचर्स आपको सिर्फ नाम याद रखना और उनकी रचना याद रखना। सबसे पहले रामचंद्र भट्ट, इनकी थी राधा चरित्र, ये आपको याद रखना है। रामचंद्र भट्ट की क्या थी, राधा चरित्र। इसके बाद बात करें माधव उर्वया, इसकी थी वीर भानुदय काव्यम। ठीक है, तो माधव उर्वया की क्या थी, वीर भानुदय काव्यम। इसके बाद बात करें वीरभद्र की, तो वीरभद्र का क्या था, कंदार पांचू दामिनी और 10 कुमारी पूर्वक्ता सर। ठीक है, तो कांदर पच्चू दामिनी और 10 कुमारा पूर्वक्ता सर, ये वीरभद्र की हुआ करती थी। इसके बाद बात करें पद्मानाथ मिश्रा, वीरभद्र देव चंपू, इनकी हुआ करती थी। इसके बाद बात करें नीलकंठ शुक्ला, इनका था अमरेश विलास, राजा अमर सिंह, अमरेश विलास। इसके बाद रूपानी शर्मा, बघेल वंश वर्णम भाव सिंह, और रघुराज सिंह की थी भक्तमल, जयसिंह देव की थी हरित चरित्र चंद्रिका, सुल्तान कुंवरी की थी गीत गोविंद और भजनवली। और इसके बाद बात करें महाराजा, जो अपने महाराजा थे विश्वनाथ सिंह, इनकी जो थी वो थी आनंद रघुनंदन नाटक, ध्रुव वाष्टक और कबीर बीजक, ध्रुव वाष्टक और कबीर बीजक प्रमुख। ठीक, तो ये इनके लिटरेचर हुआ करते थे। ठीक ठीक, तो यहां पर आकर के हमारा बघेलखंड डायनेस्टी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैंने लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर को जल्दी इसलिए करा दिया क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं। इसमें क्या है, आपको पॉज करके सिर्फ याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर के हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है यूनिट 5 का, जो था मेजर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, अब जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल हीरोज ऑफ मध्य प्रदेश एंड कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री। मतलब जो हमारे जनजातीय हीरो रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनका और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री में, उसको हमें पढ़ना है। इसमें कई सारे नाम दिए हुए हैं, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा पार्ट ए का पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।